हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा पर आपको मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में रिस्पायरेटरी सिस्टम पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जो कि कल हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में देखे। रिस्पायरेशन क्या है, हमारे लाइफ के लिए रिस्पायरेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि कम से कम 2 पार्ट में बनेंगे, 2 क्लासेस में ख़त्म होंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो एग्जाम्स के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि लॉकडाउन होने के कारण सभी लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं। मैं कहता हूं, इस लॉकडाउन में आप 24 घंटे में 16 घंटा 18 घंटा पढ़ाई पे टाइम दे दो। आप जब लॉकडाउन से बाहर निकलोगे, जब फॉर्म आएंगे, फिल करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो ऐसा लगेगा कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ। मैं समझ सकता हूं लॉकडाउन का मतलब, लेकिन आप लोगों को मैंने हमेशा ऑफलाइन क्लासेस लिया जो अभी तक हमसे जुड़ी हुई हैं। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है कि कम से कम 5 स्टेट में मैंने क्लास लिया है, और सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, इसके लिए आपको थैंक्स। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मैं जब वीडियो डालूँ, मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, आपके तक मैं कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ, आप उसे देखें, कंसेप्चुअल सीखें। आपका वेट अब खत्म हो गया, जो मैं 1.5 घंटे की जो बात बोल रहे थे, बस बहुत जल्द आपका कंसेप्चुअल क्लास यानी 1.5 से 2 घंटे का स्टार्ट होने वाला है। आप जितनी शेयर करते हो ना, कमेंट करते हो ना, तो मेरा मोटिवेशन और अच्छा होता है। आपकी शेयर, आपका लाइक और आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन अच्छे होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम सेकेंड क्लास की बातें कर रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोली, प्लूरा एंड डायफ्राम के बारे में हम लोग पढ़े। यहाँ तक देखिए कि हमारा लंग्स काम कैसे करता है। डायफ्राम का फंक्शन भी हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फेफड़े का कार्य, यानी आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ लंग्स। फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का काम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारी जो लंग्स है ना, इसका काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी ब्लड को शुद्धिकरण करना। अब यहाँ मन में घूमता है कि जब लंग्स का काम है प्यूरिफाई करना, शुद्धिकरण करना, तो फिर किडनी का काम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सस्पेंशन दूर कर रहा हूँ। जो आप किडनी की बातें कर रहे हो ना, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। एंड लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी शुद्धिकरण करना। और जो हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ, इसका काम है ब्लड को पंप करना। तो ब्लड का पंप करने का काम ह्यूमन हार्ट का है, ब्लड का प्यूरिफाई करने का काम लंग्स का है, और ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है, किडनी को है। अब फ्रेंड्स, दूसरा काम क्या है इसका, तो एक्सचेंज ऑफ गैस विथ ब्लड, ये ब्लड के साथ गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अगर लंग्स ना हो तो फिर ब्लड से ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन कैसे इंटेक होगा, कैसे जाएगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा। ये सारे के सारे जो है, ये हमारा लंग्स के द्वारा होता है। अब यहां ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कहता है कि सांस लेने और सांस छोड़ना ये प्रोसेस है। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये क्या है, प्रोसेस है, क्रिया है। यानी सांस लेने और सांस छोड़ने को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया है ना, इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के हिंदी होता है श्वास। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ब्रीथिंग
अब यहाँ बताना कि सांस लेने और छोड़ने, ये खुद अपने आप में बता रहा है कि हम कितनी टाइप के, सांस लेने और सांस छोड़ने। इसका मतलब है कि ब्रीथिंग 2 स्टेप में होता है, 2 चरण में होता है। अब 2 स्टेप कौन कौन सी है? सांस लेना स्टेप 1, सांस को छोड़ना स्टेप 2। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्रीथिंग होती है 2 टाइप्स की होती है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स कि ये 2 टाइप्स की कैसे होती है, ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स हमने बोला कि ब्रीथिंग जो होती है, ब्रीथिंग 2 टाइप में 2 स्टेप, सांस लेना सांस छोड़ना। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पहला जो स्टेप होता है ना, इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। और दूसरी जो स्टेप होता है ना, वो होता है एक्सपायरेशन। आप इसे कह सकते हो सांस को छोड़ना। यानी ब्रीथिंग, ये तो पहले ही कह दिया था कि सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग कितनी स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है, इंस्पायरेशन और कौन? एक्सपायरेशन। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं, इसे सांस लेना और इसे क्या कहते हैं? सांस छोड़ना। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि सर जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस कितना % लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस कितना % छोड़ते हैं? तो फ्रेंड्स मैं इसी को क्लियर करता हूं। तो फ्रेंड्स देखना, इंस्पायरेशन फ्रेंड्स, जब आप सांस लेते हो ना, तो हम लोग सांस लेते समय 2 तरह की सांसें हमारे बॉडी में है। पहला आपका ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपसे पूछ दे कि इंसान जब सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन का % कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का % कितना होता है। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, अब मुझे पता नहीं है क्योंकि हम रट तो नहीं सकते, समझना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, यही हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के पकड़ लेना होगा। अच्छा, तो जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की % होगा उतना ही तो लेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड % है एटमॉस्फेयर में उतना ही तो लेंगे। तो बात यहाँ एक तो पता चल गया कि 21% ऑक्सीजन, 0.03% कौन? फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब कोई इंसान सांस लेता है उस सांस में ऑक्सीजन का % 21 होती है, और जब वो सांस लेता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की % कितनी होती है? 0.03%। अब बात आती है दूसरी स्टेप के लिए कि जब कोई इंसान सांस छोड़ता है, तो कितना % उसमें ऑक्सीजन होता है और कितना % कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा नहीं है कि हम 21 का 21% जो ऑक्सीजन लिए हैं पूरा का पूरा वो खर्च ही हो जाएगा मेरे बॉडी में। सिंपल भाषा में कहूँ तो पूरे के पूरे खर्च होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक्सपायरेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं ना, जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन 16% होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 3.6 अप्रॉक्स 4% होता है। आप इसको दोनों को याद रखना होगा। यानी कहा जाता है कि जब कोई इंसान सांस छोड़ता है, उस छोड़े हुए सांस में ऑक्सीजन का % कितना होता है? तो 16%। कार्बन डाइऑक्साइड का % कितना होता है? 3.6%। एंड इंस्पायरेशन, जब वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन कितना % होता है? 21। और जब वो सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है? 0.03%। तो फ्रेंड्स ये है ब्रीथिंग। तो आपने अभी देखा कि ब्रीथिंग 2 स्टेप में होती है, इंस्पायरेशन और दूसरा कौन? एक्सपायरेशन। जब हम सांस लेते हैं इंस्पायरेशन में हमारा ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? 16% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होती है? 4%। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स,
कभी कभी क्वेश्चन से पूछ भी देता है, जब पीसीएस लेवल प्रेजेंस ऑफ माइंड लेवल का जब वो क्वेश्चंस बनाता है तो ये पूछ देता है कि मानव द्वारा लिए गए सांस में ऑक्सीजन कितने % खर्च हो जाती है, पूरी जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसका कितना % खर्च हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने लिया कितना 21%, रिटर्न कितना कर रहे हैं 16%, लगभग खर्च कितना हो रहा है 4%। तो यही आपका 4% हमारे बॉडी में खर्च हो जाती है, यानी हमारा छोड़ा गया सांस में। एक बार पूछा था कि जब कोई इंसान सांस छोड़ता है तो उसके छोड़ी गई सांस में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है, तो 16% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है, अप्रॉक्स 4%, लगभग 4% होता है। एग्जैक्टली पूछे तो 3.6। अब तो ऑक्सीजन 21 नहीं, 21 से थोड़ा सा कम गया है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अब कहता है श्वसन दर, श्वसन दर, रिस्पायरेशन रेट। तो फ्रेंड्स अब यहां ध्यान से देखना, जो भी हम पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं इसका है रिस्पायरेशन रेट। इसको हम हिंदी में बात करूं तो श्वसन दर के नाम से क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, श्वसन दर। तो एक याद रखना, जो रिस्पायरेशन रेट होता है ना वो पर मिनट होता है। रिस्पायरेशन जो रेट होता है वो पर मिनट होता है, पर मिनट में होता है। अब यहाँ अलग अलग स्टेज में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग अवस्थाओं में रिस्पायरेशन रेट भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक चाइल्ड का, एक नवजात की बात कर रहा हूँ, एक एडल्ट का, एक फीमेल का, एक एम्ब्रियो का, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी तो सांस लेता होगा ना, उसका भी तो रिस्पायरेशन रेट। तो मैं बता देता हूँ रिस्पायरेशन रेट, थोड़ा सा पकड़ने की ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसका हार्ट बीट जितना ज़्यादा होगा उसका रिस्पायरेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। जिसका हार्ट बीट कम होगा यानी दिल की धड़कनें कम होगी पर मिनट, उसकी रिस्पायरेशन रेट भी कम। तो मैं बता दूं, कहता है कि 1 मिनट में लिया गया सांस, छोड़ा गया सांस, 1 मिनट में ली गई सांसें और छोड़ी गई सांस, यानी पर मिनट, प्रति मिनट आप जो सांस लेते हो और छोड़ते हो ना, वही रिस्पायरेशन रेट है। यानी आप आसानी से अपनी भाषा में समझ सकते हो कि 1 मिनट में लिया गया सांस, छोड़ा गया सांस, 1 मिनट में लिया गया सांस, छोड़ा गया सांस, ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन रेट यानी श्वसन दर कहलाता है। अब यहां देखना फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं एडल्ट की बात। एडल्ट 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक एडल्ट व्यक्ति 16 से 18 बार सांस लेता है। नहीं होगा आप घड़ी देख लेना और सांस लेके देख लेना कि क्या उससे ज्यादा या कम है। तो एडल्ट जो है ना पर मिनट 16 से 18 बार। अब यहाँ एक बात आता है कि जो मेल होगा वो 1 मिनट में 18 बार, और जो फीमेल होगी वो कितना लेगी, सॉरी, एक मेल होगा वो 16 टाइम पर मिनट, एक फीमेल जो होगी 18 टाइम पर मिनट। यानी पुरुष 1 मिनट में 18, अगर 16 बार सांसें लेता है तो महिला कितना बार लेगी, 18 बार, क्योंकि मेल की अपेक्षा उसकी दिल की धड़कनें, हार्ट बीट ज्यादा, अभी मैंने बताया था। अगर मैं यही चाइल्ड की बात करूं, कि चाइल्ड में क्या है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो चाइल्ड होता है ना 29 to 32 मिनट, 29 to 32 पर मिनट। अब यहाँ एक बात बताना, चाइल्ड में इसी देख लो इसकी रिस्पायरेशन रेट ज्यादा है क्योंकि इसकी हार्ट बीट ज्यादा होता था। अब यहाँ देखना कि 29 से 32 पर मिनट यानी 29 to 32 टाइम्स पर मिनट। अगर वो मेल चाइल्ड होगा तो 29 टाइम्स, अगर फीमेल चाइल्ड हो तो वो क्या होगा 32 टाइम्स पर मिनट। एक एक करके मैं बता रहा हूं। अब यहां देखना कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सेंस जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जो भ्रूण होता है फ्रेंड्स, यानी एम्ब्रियो जो होता है वो 38 to 40 टाइम्स
पर मिनट, 38 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो आपसे एग्जाम्पल में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक एडल्ट का एक एडल्ट का रिस्पायरेशन रेट क्या होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन 60 टाइम से भी आ सकता है, 60 टाइम पर मिनट हो, 19 20 ऐसे करके आएगा। या ये भी पूछ सकता है कि 16 to 80 टाइम पर मिनट, 16 से 18 बार, 18 से 20 बार, 20 से 22 बार। चाइल्ड की बात करें तो 29 to 32 पर मिनट, एम्ब्रियो की बात करें तो 38 to 40 मिनट। यानी इस तरह से रेस्पायरेशन रेट हो, और रेस्पायरेशन रेट हमारा ये होता है, यानी श्वसन दर ये होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस स्टेज में किस में कितना रेस्पायरेशन रेट होता है, यानी श्वसन दर होता है। अब फ्रेंड्स हम आगे लेके चलते हैं। अब देखना कि क्या हमारा श्वसन दर में क्या इफेक्ट पड़ता है, श्वसन दर में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि श्वसन दर में इफेक्ट पड़ने वाला क्या है। जब कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो, गुस्से में हो, तो उस समय रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस समय रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगी। जब कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो तो रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगी। जब कोई व्यक्ति हाइट पे चढ़ा हो तो रेस्पायरेशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि जब कोई व्यक्ति सो रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, सो रहा हो, स्लीपिंग कर रहा हो समय, तो मैं बता देता हूं कि उस समय श्वसन दर में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है, कमी जो आती है 1 to 2%, 1 से 2% जो होती है श्वसन दर में कमी आ जाती है। कब? जब कोई व्यक्ति सोता है तब। अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो 1 से 2% उसमें कमी होती है। लेकिन अगर वो हाइट पे चढ़ेगा तो श्वसन दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई गुस्सा करेगा तो श्वसन दर बढ़ जाएगा। अगर कोई चिल्ला रहा हो, दौड़ रहा हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तो इस कंडीशन में हमारा श्वसन दर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। और जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस समय श्वसन दर क्या होता है, घटता है। कितनी परसेंट कमी आती है, 1 से लेकर 2% तक कमी आ जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से सुनो, ये तो था कि हमारा रेस्पायरेशन रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ देखना, बोर्ड छोटी होने के कारण मैं पूरा लिख भी नहीं पाता हूँ। बहुत जल्द इलेक्ट्रिकल डिवाइस अरेंज हो रही है, जिसे आपको पूरी तरह से मैं लिखूंगा भी, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो आप लोग कॉपी करती हो, लिखती हो, राइट करती हो। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। अब कहता है कि जब गोताखोर पानी में, जो समुद्र में जो गोता लगाता है, वो प्योर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के ले जाता है, प्योर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिला के ले जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हीलियम या नाइट्रोजन। अब यहां ध्यान से सुनो, अगर हाई एयर प्रेशर हो, हाई एयर प्रेशर के लिए या हाई प्रेशर के लिए, अधिक के दाब के लिए वो हीलियम मिलाएगा, और नॉर्मल यानी कम अगर दाब हो उसके लिए नाइट्रोजन मिलाएगा। लेकिन अधिकांश आज हीलियम ही मिलाई जाती है। अब सुनना, हॉस्पिटल वाले जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है, जो कहता है कि उसे ऑक्सीजन लगा है, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लगा है, तो उस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या मिलाई जाती है, हीलियम। पानी में, समुद्र में गोता लगाने वाले जो इंसान होता है, जो गोता लगाता है, वो भी प्योर ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाता है, हीलियम। अब यहाँ ध्यान से सुनना, आपके यहाँ दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अधिक दाब के लिए, हाई प्रेशर के लिए प्योर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो हीलियम। लो प्रेशर के लिए, कम दाब के लिए प्योर ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाई जाती है, नाइट्रोजन। इतना ही नाइट्रोजन और हीलियम के बीच में थोड़ा सा क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में प्योर ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर में मिलाने जाने वाला गैस हीलियम है। पानी में गोता लगाने वाला जो अपने ऑक्सीजन पीठ पे लेके जो ऑक्सीजन के साथ, प्योर ऑक्सीजन के साथ ले जाता है, वो हीलियम है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों मिलाता है प्योर ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन इससे दो क्वेश्चन टूट सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है
कि प्योर ऑक्सीजन के साथ हीलियम बनाई जाती है, हाई दाब के लिए, निम्न दाब के लिए, यानी हाई प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए। तो हाई प्रेशर के लिए हीलियम और लो प्रेशर के लिए, कम दाब के लिए क्या मिलाई जाती है? नाइट्रोजन मिलाई जाती है। अब यहां देखना फ्रेंड्स, अभी इसी से एक क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखना फ्रेंड्स, एक आता है ऑक्सीजन पॉइजनिंग। ऑक्सीजन पॉइजनिंग, ऑक्सीजन पॉइजनिंग क्या है? तो अभी बताएं फ्रेंड्स कि प्योर ऑक्सीजन, जब एक गोताखोर जब पानी में गोता लगाता है, तो जैसे जैसे नीचे जाता है ना, जैसे जैसे नीचे जाता है प्रेशर हाई होते चला जाता है। एक गोताखोर व्यक्ति प्योर ऑक्सीजन जब लेके जाता है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वैसे वैसे पानी में जैसे जैसे नीचे जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? हाई होता चला जाता है। और जब प्रेशर हाई होता है, तो उस समय प्योर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। मतलब हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट ना कर पाना। और जब हेमोग्लोबिन के साथ जब वो रिएक्ट नहीं कर पाती है, तो इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। तड़प तड़प के क्या होता है? मर जाता है। और अगर इस तरह की अगर कोई घटना घटा हो, तो उसे ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहते हैं। इस तरह की घटना को रोकने के लिए हम प्योर ऑक्सीजन के साथ में क्या मिलाते हैं फ्रेंड्स? हीलियम मिलाते हैं, ताकि ना ऐसी घटना घटे। इसके भी रीजंस देखते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही मैं बता दे रहा हूं कि प्योर ऑक्सीजन अगर कोई बंदा लेकर के पानी में अंदर जा रहा हो, जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर हाई होगा, तो प्योर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इंसान का डेथ हो जाता है, जिसे ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहते हैं। लेकिन अगर प्योर ऑक्सीजन के साथ अगर हीलियम मिला के जा रहा हो, तो इस तरह की घटना नहीं होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, एक आता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है क्या? तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। आप जानते हो कि गाड़ी से निकलने वाली जो धुआं होता है, फॉग होता है, जो धुआं निकलती है, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है बहुत जहरीली गैस होती है। जहरीली तो छोड़ो, वो काफी हैवी गैस भी होती है। इसकी दो कारण, एक तो जहरीली होना और दूसरा हैवी होना। जहरीली के साथ साथ हैवी होता है। जब वो साइलेंसर से धुआं निकलता है ना, तो वो चारों तरफ हमारा अर्थ पे फैल जाता है, ऊपर नहीं जाता। हल्का होता तो ऊपर चल जाता, लेकिन ये हैवी होने के कारण हमारा आसपास में फैलने लगता है। जब ये आसपास में जब फैलता है ना, तो हम सांस लेते हैं, उसके जरिए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाता है। वो अंदर जाने के बाद हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो कि यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा था हाई प्रेशर होने के कारण, लेकिन ये जो है हेमोग्लोबिन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब सांस लेते हैं, उसके अंदर जब ये नीचे जाता है, तो वो रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे सांस के जरिए अगर वो जाता है, तो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। और जैसे ही कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, हमारे पूरे शरीर में पॉइजन फैलता है और हम तुरंत हमारी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस तरह की अगर घटना हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक चीजें लेके चला था हमने। आगे हम कंटिन्यू को रोज लेके आएंगे। आपका 1.5 घंटे और 2 घंटे वाला वक्त बहुत करीब आ चुका है। बस एक आध क्लास और बाद हम लेके चलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको प्रैक्टिस से, अभी तक जितना कराए हैं 100 से 150 क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं। कल मैं कोशिश करूंगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपको कल बताऊंगा कि कौन सी चैप्टर से स्टार्ट होना है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक करें। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं कि इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे और मुझे मोटिवेट अच्छा हो सके, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आपका लाइक, आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। तो थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास।